हेलो लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और अपने पहले सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बताऊंगा। इसके पहले मैं चैप्टर नंबर 4 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है और हमारा चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए। हमारा चैप्टर का नाम हो रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार, यानी कंज्यूमर बिहेवियर, मांग और डिमांड। माने ये यूनिट 2 में आता है और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 है। यूनिट में बांटा गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। चलिए देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। किस तरह के बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा। लगभग 200 प्लस एमसीक्यू होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, धैर्य से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, चलिए। मांग किस स्थिति में बनती है? तो इच्छा और क्रय शक्ति दोनों होने पर। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मांग किससे संबंधित होती है? तो किसी दिए गए मूल्य पर निश्चित समय में खरीदी जाने वाली मात्रा पर। पेंसन की परिभाषा के अनुसार प्रभावपूर्ण इच्छा कौन सा तत्व नहीं है? तो वस्तु की गुणवत्ता। मांग की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो वस्तु की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मांग के लिए अनिवार्य है? तो क्रय शक्ति का होना। आगे देखिए, मांग के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग क्या हो जाता है? घटता है। किस विद्वान ने यह परिभाषा दी है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है? तो ये किसने दिया था? तो मार्शल ने। किसी वस्तु की मांग किस मुख्य तत्व पर निर्भर करती है? तो वस्तु का मूल्य पर। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग बढ़ती है। किस स्थिति में मांग बढ़ती है? जब अन्य सभी बातें समान रहती है तो वस्तु का मूल्य घटता है। संयुक्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर किस वस्तु की मांग प्रभावित होती है? तो पूरक वस्तु की मांग घटती है। किसी वस्तु की मांग पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो उपयुक्त सभी का प्रभाव पड़ता है। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो किसकी मांग बढ़ सकती है? तो कहवा की भी मांग बढ़ सकती है। धान के वितरण का प्रभाव किस प्रकार की वस्तुओं पर अधिक होता है? तो विलासिता की वस्तुओं पर। किसी वस्तु की मांग पर उपभोक्ताओं की रुचि एवं पसंद का प्रभाव किस प्रकार होता है? तो मांग बढ़ती है। भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा पर किसी वस्तु की मांग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग बढ़ जाती है। यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उस देश में कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल मांग बढ़ेगी। जलवायु और मौसम का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मौसम पर निर्भर करता है।
विज्ञापन व्यय का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग बढ़ जाती है। उसके बाद प्रदर्शन प्रभाव का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग घट जाता है। वस्तुओं का कीमत बढ़ने पर उस वस्तु का जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। विज्ञापन का प्रभाव किस प्रकार की वस्तुओं पर कम पड़ता है? तो कृषि उत्पाद। प्रदर्शन प्रभाव किस प्रकार की वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो लग्जरी वस्तुएं। लग्जरी वस्तुएं में जैसे आपका एसी हुआ, फ्रिज हुआ, पंखा हुआ, ठीक है, कूलर हुआ। मांग के नियम के अनुसार जब कीमत कम होती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। मांग तालिका का क्या तात्पर्य है? तो किसी वस्तु की मांग दी गई विभिन्न मात्राओं का विवरण। व्यक्तिगत मांग तालिका में क्या दर्शाया जाता है? तो किसी व्यक्ति की मांग विभिन्न मूल्यों पर। मांग तालिका में अन्य बातें पूर्ववत रखने का क्या अर्थ होता है? तो अन्य सभी कारक समान रहते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका किस पर निर्भर करती है? तो व्यक्ति की आय, रुचि और स्वभाव पर। मांग तालिका को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। बाजार मांग तालिका में क्या दर्शाया जाता है? तो संपूर्ण बाजार की मांग विभिन्न मूल्यों पर। बाजार मांग तालिका बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? तो क्रेताओं की रुचि, स्वभाव और आय का। मांग तालिका के अनुसार मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो मांग घटती है। मांग तालिका को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो तालिका के रूप में। बाजार मांग तालिका किस प्रकार के बाजार की मांग को दर्शाती है? तो सामूहिक। बाजार मांग तालिका क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाता है किसी निश्चित समय पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा। उपयुक्त तालिका के अनुसार 16 रुपये प्रति दर्जन सेव की मांग कुल कितनी है? तो 11 होगा। मैंने एक तालिका दिया गया था उसके अनुसार। किस रेखा पर मांग की मात्रा दर्शाई जाती है? तो OX रेखा। किस रेखा पर मूल्य को दर्शाया जाता है? तो OY रेखा पर। मांग वक्र रेखा किस दिशा में झुकती है? तो कोई निश्चित दिशा नहीं है, नीचे दाहिने की ओर झुकती है। किस वर्ग की मांग उपयुक्त तालिका में ए द्वारा दर्शाई गई है? तो धनी वर्ग की। ये एक तालिका बनाया गया होगा बुक में, जिस बुक से ये MCQ क्वेश्चन बनाया गया है तो वही बताया जा रहा है। 12 रुपये प्रति दर्जन सेव की मांग तालिका में कितनी दर्जन की गई है? तो 6 दर्जन। मांग वक्र रेखा का क्या अर्थ होता है? तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध। यदि मूल्य 18 रुपये हो तो निम्न वर्ग की मांग क्या होगी? तो इसका होगा 4। मैंने ये दिया होगा। लीभाफ शफी के अनुसार बाजार मांग तालिका की परिभाषा किससे संबंधित होती है? तो सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा से। आगे, जब भविष्य में कीमतें और अधिक बढ़ने की उम्मीद होती है तो उपभोक्ता किस प्रकार प्रक्रिया करते हैं? तो वस्तु की मांग बढ़ाते हैं। धनी समाज में उच्च कीमत वाली वस्तुओं को खरीदकर क्या दर्शाया जाता है? तो श्रेष्ठता। किस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की उच्च कीमत के बावजूद उसे देखते हैं? तो यह है विलासिता। जीफेन गुड्स का संबंध किस स्थिति से है? तो हीन वस्तुओं से। किस परिस्थिति में मांग की वक्र रेखा ऊर्ध्वगामी होती है? तो विलासिता की वस्तुएं। अज्ञानता के कारण उपभोक्ता किस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं? तो उच्च कीमत की वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं। किस परिस्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो उपभोक्ता की आय पर परिवर्तन होने पर। जब भविष्य में किसी वस्तु की दुर्लभता की आशंका होती है तो उपभोक्ता क्या करते हैं? तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। द थ्योरी ऑफ द लीश्योर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो थोरस्टेन वेबलेन।
किस स्थिति में अनिवार्य वस्तुओं की मांग पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जब वस्तु की कीमत बढ़े या घटे। पूर्ति की वक्र रेखा क्या दर्शाती है? कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध। पूर्ति के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति क्या होती है? तो बढ़ जाती है। पूर्ति वक्र रेखा किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति को। पूर्ति की वक्र रेखा में वस्तु का मूल्य कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो लंबवत अक्ष पर। पूर्ति की वक्र रेखा के आधार रेखा पर क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो वस्तु की आपूर्ति। यदि वस्तु की कीमत घटती है तो आपूर्ति में क्या बदलाव होता है? तो आपूर्ति घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति के सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है। पूर्ति की वक्र रेखा का कौन सा बिंदु वस्तु के मूल्य और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाता है? तो किसी भी बिंदु पर। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार पूर्ति का अर्थ क्या होता है? तो एक निश्चित समय में कीमत पर उपलब्ध मात्रा। पूर्ति का नियम किस प्रकार की वक्र रेखा का निर्माण करता है? तो ये एक वक्र रेखा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पूर्ति की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रोफेसर थॉमस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता। फॉर्म ए 1 महीने में 10 रुपये की कीमत पर कितने किलो गेहूं की पूर्ति करता है? तो 50 किलो। ये क्वेश्चन दिया होगा। पूर्ति फलन में टी का क्या तात्पर्य है? तो तकनीकी परिवर्तन। पूर्ति का वक्र किस दिशा में खिसकता है जब प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है? तो बाईं ओर। ऊंची कीमतों पर उत्पादक वस्तु की अधिक मात्रा क्यों बेचता है? तो क्योंकि लाभ बढ़ जाती है। पूर्ति के निर्धारण तत्वों में शामिल नहीं है। तो मौसम की स्थिति। पूर्ति फलन के अनुसार P क्या दर्शाता है? तो वस्तु की कीमत। यदि वस्तु Z की कीमत बढ़ती है तो वस्तु X की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु X की पूर्ति कम हो जाती है। वस्तु की कीमत और पूर्ति की गई मात्रा के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो पूर्ति का नियम। तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन लागत कम हो जाता है। तकनीकी परिवर्तन के बाद MC चक्र पर क्या होता है? तो MC चक्र नीचे की ओर खिसकता है। किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो तकनीकी विकास। मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूर्ति वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है। सरकारी नीति के अंतर्गत यदि उत्पादन पर अधिक कर लगाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगा। उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो पूर्ति में कमी। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूर्ति में कमी आती है। उत्पादन कर में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो पूर्ति मांग कम होती है। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में क्या होता है? तो पूर्ति की मात्रा बढ़ती है। पूर्ति के नियम का पहला अपवाद क्या है? तो जब वस्तुओं का उत्पाद नहीं किया जा सकता। श्रम के क्षेत्र में पूर्ति का नियम क्यों लागू नहीं होता है? तो मजदूरी की दर में वृद्धि से मजदूर कम घंटे काम करते हैं। लागत ह्रास नियम के लागू होने पर पूर्ति की वक्र रेखा का झुकाव किस दिशा में होगा? तो नीचे की ओर। उत्पादक भविष्य में मूल्य में वृद्धि की आशा करता है तो यह वर्तमान मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम पूर्ति करेगा। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची किसे दर्शाती है? तो एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मात्राओं को। बाजार पूर्ति अनुसूची क्या दर्शाती है? तो सभी फर्मों की कुल पूर्ति को। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसको दर्शाता है? तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची को। अगर फर्म ए की पूर्ति 5 किलोग्राम है और बी की पूर्ति 8 किलोग्राम है तो
बाजार पूर्ति कितनी है, तो 13 किलोग्राम। पूर्ति का नियम किन वस्तुओं के लिए लागू नहीं होता है, तो जिनका पुनर्उत्पादन नहीं किया जा सकता। बाजार पूर्ति वक्र को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के योग द्वारा। पूर्ति वक्र का क्या मतलब है, तो ये कीमतों में परिवर्तन के प्रति आपूर्ति की मात्रा का प्रतिक्रिया। आगे देख लीजिए कि यदि कीमत P1 से कम हो तो कौन सा फॉर्म उत्पादन नहीं करेगा, तो फॉर्म 2। बाजार पूर्ति वक्र SS किसका योग होता है, तो फॉर्म A और फॉर्म 2 की पूर्ति का। यदि कीमत P2 और P1 के बीच है तो कौन फॉर्म उत्पादन करेगा, तो केवल फॉर्म 1। पूर्ति की लोच की परिभाषा किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। पूर्ति की मूल्य लोच की गणना कैसे की जाती है, तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है जब कीमत P2 से अधिक होती है, तो ये दोनों फॉर्म उत्पादन करती है। सकारात्मक चिन्ह की क्या अर्थ है पूर्ति की लोच में, तो ये होता है कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। फॉर्म A और 2 के पूर्ति वक्र का योग क्या दर्शाता है, तो बाजार का पूर्ति वक्र। यदि कीमत P1 के बराबर है तो बाजार पूर्ति वक्र किसके समान होता है, तो फॉर्म A की पूर्ति के समान। पूर्ति की लोच के निर्धारण तत्वों में से कौन सा तत्व पूर्ति की लोच को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो समय तत्व। खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति किस प्रकार की होती है, तो ये होता है बेलोचदार। यदि वस्तु के उत्पादन की क्षमता असीमित है तो पूर्ति कैसी होगी, तो लोचदार होगी। उत्पादन विधि और तकनीक के जटिल होने पर पूर्ति किस प्रकार की होगी, तो बेलोचदार होगा। यदि वर्तमान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है तो पूर्ति किस प्रकार की होगी, तो लोचदार होगा। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना की अपेक्षा करने पर पूर्ति कैसी होगी, तो बेलोचदार हो जाएगा। किस स्थिति में पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होगी, तो ये हो जाएगा जब पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूर्णतया लोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति वक्र कैसा होता है, तो ये आड़ी रेखा होती है। इकाई लोचदार पूर्ति के लिए पूर्ति वक्र कैसा होता है, तो ये हो जाता है एक्स अक्ष से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर की ओर ढालू होता है। यदि वस्तु की पूर्ति के प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है तो पूर्ति किस प्रकार की होगी, तो ये लोचदार पूर्ति होगी। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति यानी कि स्थिति में पूर्ति की मात्रा पर कीमत के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूर्ति की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बेलोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कीमत के परिवर्तन का प्रतिशत कैसा होता है, तो कम होता है। इकाई लोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति में परिवर्तन की दर कीमत के परिवर्तन की दर के कितने के बराबर होती है, तो 1 के बराबर होती है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति का ग्राफ कैसा होता है, तो एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। बेलोचदार पूर्ति का ग्राफ कैसा होता है, तो एक वक्र रेखा जो ऊपर की ओर झुकी होगी। पूर्ति की इकाई लोच का ग्राफ कैसा होता है, तो ये एक सीधा रेखा होता है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति की मात्रा में किसी भी बदलाव की स्थिति क्या होती है, तो ये आपका हो जाता है कीमत में कोई बदलाव नहीं होने पर भी पूर्ति अपरिवर्तित रहता है। यदि पूर्ति की लोच ये जो दिया गया है आपका प्रश्न देख सकते हैं 0 लेस देन ES लेस देन 1 है, तो इस किस प्रकार की पूर्ति कहा जाता है, तो बेलोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति की स्थिति में मूल्य परिवर्तन और पूर्ति परिवर्तन के प्रतिशत की दर कैसी होती है, तो मूल्य परिवर्तन और पूर्ति परिवर्तन समान होता है। यदि पूर्ति की लोच के बराबर है तो पूर्ति का ग्राफ कैसा होगा, तो यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है।
यदि पूर्ति की लोच एक से अधिक है तो इसे किस प्रकार की पूर्ति कहा जा सकता है? तो लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति का ग्राफ किस प्रकार का होता है? तो एक क्षैतिज रेखा होती है। यदि पूर्ति की कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि या कमी आती है तो इसे किस प्रकार की पूर्ति कहते हैं? तो पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति की स्थिति में मूल्य और पूर्ति के प्रतिशत परिवर्तन की दर कैसी होती है? तो ये मूल्य और पूर्ति परिवर्तन की दर समान होती है। लोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन की दर क्या होती है? तो ये मूल्य परिवर्तन की दर से अधिक होती है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति का ग्राफ किस प्रकार का होता है? तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। पूर्ति की लोच की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? तो ये सूत्र देख सकते हैं। बेलोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति की मात्रा में बदलाव किस प्रकार होता है? तो पूर्ति में थोड़ा बदलाव होता है। यदि पूर्ति की लोच के बराबर है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोचदार पूर्ति का ग्राफ कैसा होता है? तो एक सीधी रेखा जो ऊपर की ओर बढ़ती है। पूर्ति की लोच का क्या मूल्य होता है जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है? तो ये होता है <1। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है लेकिन पूर्ति की वक्र रेखा का स्थान नहीं बदलता तो इसे क्या कहते हैं? तो पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। उसके बाद देख सकते हैं रेखा गणितीय विधि के अनुसार कोई भी सीधा रेखा पूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से गुजरता है उसकी पूर्ति की लोच का मान क्या होता है? तो 1 होता है। पूर्ति में परिवर्तन के तत्वों में शामिल नहीं होता है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जब उत्पादन के साधनों के मूल्यों में परिवर्तन होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। सीमांत लागत की वक्र रेखा किसकी? पूर्ति की वक्र रेखा होती है। तो पूर्ति की वक्र रेखा। यदि पूर्ति की वक्र रेखा अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूर्ति में परिवर्तन होता है। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति की लोच का मूल्य कितना होता है? तो 0 होता है। पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन में अंतर क्या है? तो पूर्ति के निर्धारण तत्वों का परिवर्तन। रेखा गणितीय विधि में यदि दो त्रिभुज समान है तो उनका क्या गुण धर्म होता है? तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। पूर्ति वक्र पर चलन के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन होता है? तो पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति का क्या होता है? तो पूर्ति का विस्तार हो जाता है। यदि पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी की स्थिति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो पूर्ति वक्र की बाईं ओर खिसकने से। जब उत्पादन की लागत घटती है तो इसका प्रभाव पूर्ति पर क्या पड़ता है? तो पूर्ति का विस्तार होता है। यदि तकनीकी अवस्था में सुधार होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो पूर्ति में वृद्धि होती है। पूर्ति के संकुचन की स्थिति किस प्रकार के बदलाव को दर्शाती है? तो कीमत में वृद्धि होती है। यदि पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूर्ति में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो पूर्ति वक्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो पूर्ति का संकुचन होता है। सप्लाई वक्र में बदलाव कौन से कारकों से प्रभावित होते हैं? तो सभी उपयुक्त जो है। पूर्ति में वृद्धि से क्या होता है? तो अधिक मात्रा की पूर्ति होती है। पूर्ति में कमी का कारण क्या हो सकता है? तो उत्पादन की तकनीक का अप्रचलन होता है। यदि पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो क्या दर्शाता है? तो पूर्ति में कमी होती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है और अन्य तत्व अपरिवर्तित रहते हैं तो क्या होता है? तो पूर्ति में कमी हो जाती है। और सामान्य मूल्य पर समान मात्रा की पूर्ति पर क्या अर्थ होता है? तो पूर्ति में कमी आती है। पानी की पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होने पर क्या होता है? तो कम पानी की पूर्ति होती है। यदि पूर्ति
अनुसूची में वृद्धि होती है तो कीमत के समान मूल्य पर क्या होता है? तो अधिक मात्रा में पूर्ति होती है। जिस स्थिति में वस्तु की पूर्ति समान कीमत पर घट जाती है इसे क्या कहते हैं? तो पूर्ति में कमी। उत्पादन की लागत में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र कैसे बदलता है? तो बाईं ओर खिसकता है। पूर्ति में वृद्धि का मतलब है कि कीमत पर अधिक मात्रा की पूर्ति रहती है तो घटता है। पूर्ति वक्र का दायां खिसकाव किस स्थिति को दर्शाता है? तो पूर्ति में वृद्धि। यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है तो पूर्ति वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो दाईं ओर खिसकाव होता है। यदि संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर की ओर चलन होता है। लागत में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र में क्या बदलाव होता है? तो बाईं ओर खिसकाव होता है। उत्पादन कर में कमी होने पर पूर्ति वक्र का क्या होता है? तो दाईं ओर खिसकाव होता है। पूर्ति वक्र पर चलन किस कारण होता है? तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। जब पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो पूर्ति में कमी होती है। समान कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति होने पर क्या होता है? तो दाईं ओर खिसकाव होता है। यदि संबंधित वस्तु की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति वक्र पर क्या होता है? तो नीचे की ओर चलन होती है। उत्पादन लागत में कमी होने पर पूर्ति वक्र पर क्या होता है? तो दाईं ओर खिसकाव होता है। पूर्ति वक्र के संकुचन और पूर्ति में कमी में क्या अंतर है? तो इसमें होता है ए नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा। देख लीजिएगा, किसी वस्तु की पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने का कारण क्या हो सकता है? तो बी नंबर सही आंसर है। मांग और पूर्ति के अंतःक्रिया द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारण किस तत्व पर निर्भर करता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मांग का नियम क्या कहता है? तो बी सही होगा। पूर्ति वक्र के संकुचन का ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार होता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मांग के उच्च मूल्य पर वस्तु की मांग में कमी क्यों होती है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पूर्ति में संकुचन किसके कारण होता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मांग की मात्रा और कीमत के बीच संबंध क्या होता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पूर्ति में कमी के कारण क्या हो सकता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मांग की अधिकतम सीमा किस पर निर्भर करती है? तो सी नंबर। पूर्ति वक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मांग वक्र के अनुसार मूल्य बढ़ने पर मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बी नंबर सही। देख लीजिए, मांग की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। यदि चावल का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उसकी मांग कितनी होगी? तो ये 3000 किलोग्राम। चावल का मूल्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम, तो पूर्ति मात्रा होगी तो 1000 हो जाएगा। मांग और पूर्ति का संतुलन किस मूल्य पर होता है? तो ये आपका 4 रुपये प्रति किलोग्राम। मांग से पूर्ति अधिक होने पर मूल्य की प्रवृत्ति किस दिशा में होती है? तो मूल्य घटने की ओर। जब पूर्ति से मांग अधिक होती है तो किस मूल्य पर चावल की मांग और पूर्ति समान होती है? तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम। मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु किसे दर्शाता है? तो जहां मांग और पूर्ति की मात्रा समान होती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर लेके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी ये बड़ा हो चुका है, 30 मिनट्स पार करेगा। अभी भी बहुत सारा बाकी था जो संभव नहीं है कि इसको कर पाया जाएगा एक सही समय के अंतर्गत। तो बस यही था। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।